चलिए, जो भी इसके पहले के सेशन में हुआ है मैं फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ और फिर हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट हमने क्या क्या देखा था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सबसे पहले एक्ट जो है, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट चुन के आती है वो 5 साल की पॉलिसी बनाती है और उसमें एनुअल अपडेशंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके अंडर में एग्जीक्यूशन किया जाता है। और यहाँ पे जो बोर्ड होता है जो असिस्ट करता है वो बोर्ड नहीं, एक स्पेशल ऑफिस है न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सर्वोसर्वी मतलब जहाँ तक देखा जाए कि सब कुछ ये बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है कि आगे 5 साल की रणनीति कैसे होगी और इस ये गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसे हम एग्जिम पॉलिसी भी कहते हैं, अगले 5 साल तक कैसे डिसाइड करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट वो फॉर्मुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, सुपरवाइज करेगी। नाउ यस, सीबीआईसी, आरबीआई और स्टेट वैट डिपार्टमेंट के साथ काम करेगी। एग्जाम में डायरेक्ट इसके फ्लो पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये फ्लो रीड करके जाना। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप जो है उतने कैपेबल होने चाहिए कि आप इजीली उसका आंसर दे सको। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था फॉरेन ट्रेड जो यहाँ पे इंपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा, मतलब यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट कैसे होगा, किस तरह से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हेल्प कर सके, फैसिलिटेट कर सके, उसके बारे में सोचा जाएगा। और एक्सपोर्ट को ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करेगा। ये मेन ऑब्जेक्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। मीनिंग हम देख चुके हैं, जहाँ तक है ऑब्जेक्ट जो है, मेन 3 ऑब्जेक्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। एक यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई करना, वहाँ डेवलप करना, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ाना इंडियन इंडस्ट्री का, और एक्सपोर्ट के लिए यहाँ एनकरेज करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर्स को, और बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करके रखना। नाउ मोदी जी के 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कौन सी बातों पे यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेक इन इंडिया विजन पे इन्होंने यहाँ काम किया। उसके बाद में यस, फोकस किया गया ई गवर्नेंस पे। नेक्स्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे फोकस किया गया। एसईजेड, ईओयू, एसटीपी, ईएसटीपी, बीटीपी यूनिट्स पे ध्यान रखा गया। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, जहाँ तक हम बात करें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की, तो इसमें मोदी गवर्नमेंट ने एमईआईएस और एसईआईएस, ये ऐसी कोई ड्यूटी 2 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट लाई गई। मतलब एक तरह से रिवॉर्ड दिया गया जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में क्वालिटी कंप्लेंट्स जो इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स पे आती थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया। नंबर ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कम कर दिए गए, और 24/7 ये फैसिलिटी लाई गई। नो डाउट, जहाँ तक देखा जाए तो रोल ऑफ डीजीएफटी जो है फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल और सुपरवाइज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ग्रांट करना, ये भी उनका एक मेजर रोल है। जहाँ तक देखा जाए जो भी डिसीजन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में डीजीएफटी का होगा वो फाइनल होगा, उनका इंटरप्रिटेशन भी फाइनल होगा। कोई अदर डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती, या आप भी उसके अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो वैसे तो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा बुक है, सब अगर हम रिसोर्स देखें तो बहुत बड़ी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें हैंड बुक्स, आयात निर्यात फॉर्म्स, सियोन नॉर्म्स की एक बुक होती है, और इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड की एक बुक होती है। पर हमें इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपके नॉलेज के लिए रहने दो। उसके बाद में हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे जहाँ तक है नॉर्म्स कमेटी वगैरह आगे आएगा। अब देखो फॉरेन ट्रेड में डीजीएफटी तो काम करता ही है, 2 कमिटीज होती है। नॉर्म्स कमेटी स्पेशली सियोन पे वर्क करती है,
ये गवर्नमेंट के अंडर में फॉर्म होती है। ईपीसीजी कमेटी कैपिटल गुड्स पे वर्क पे काम करती है। बोर्ड ऑफ ट्रेड ये कंटिन्यूअस यहाँ पे एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ाया जाएगा उसके ये इस पे काम करता है, वो रिव्यू करता है, परफॉर्मेंस देखता है, और जहाँ तक देखा जाए तो जो भी इश्यूज है एक्सपोर्ट से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करता है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर को कंटिन्यूअस हेल्प करती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। चलिए उसके बाद में जहां तक देखा जाए आईसी के बारे में हमने देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में। नेक्स्ट बेटा ऑथराइजेशंस यानी परमिशंस, आपको एडवांस ऑथराइजेशन या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशंस इस टाइप के अगर कुछ परमिशंस चाहिए तो उसमें जो हम अभी के डिस्कशन में देखेंगे कि आपकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एडिशन, बैंक गारंटी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका ऑथराइजेशन दिया जाता है। पर यह मत समझना कि ऑथराइजेशन आपका राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स है, लिस्ट ऑफ गुड्स है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना समझना कि कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स है कि जो इंडिया में ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही ला सकते। हो सकता है कि ये गवर्नमेंटल हो सकता है नॉन गवर्नमेंटल हो, लेकिन यही एंटरप्राइजेस इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो, पल्सेस है, उसके बाद में शुगर है, कुछ केमिकल्स है, कि ये सभी के लिए इंपोर्ट करना आसान नहीं है, ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही ला सकते हैं। लेकिन डीजीएफटी के पास ये पावर है कि जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस नहीं होगी, अदर एंटरप्राइजेस होगी, तो उनको भी वो ऑथराइजेशन या परमिशन दे कि वो भी यहाँ पे ला सके। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस न होते हुए भी इंडिया में ये नोटिफाइड गुड्स जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जहाँ तक बात करें तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सॉरी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको भी अथॉरिटी दी गई है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेटस होल्डर, भाई जो अच्छा काम करते हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर स्टेटस देना चाहिए, उसको कहा जाता है स्टेटस होल्डर। तो जहां तक देखा जाए तो स्टेटस होल्डर जो है, आप ये टर्नओवर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रिस्क्राइब टर्नओवर करोगे तो आप गवर्नमेंट आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार्स का यहाँ स्टेटस देगी। लेकिन एग्जाम के हिसाब से प्रिविलेज ऑफ स्टेटस होल्डर ये ध्यान में रखकर जाना, आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो क्या प्रिविलेज है? तो सबसे पहले तो ये बहुत सी बार सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे काम करते हैं। स्टेटस होल्डर होगा तो यस यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे होता है। अगर कोई इनके इनपुट का सियोन फिक्स नहीं होगा यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स नहीं होंगे तो 60 दिन के अंदर इनके लिए फिक्स किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जिससे इनको एग्जम्पशन मिलता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त वो डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। बैंक गारंटीज वगैरह अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लगती है तो इनको छूट मिल जाती है। 2 स्टार एक्सपोर्ट होगा तो वो केस में उनको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में मिलती है एक्सपोर्ट करने के पहले। 3 स्टार अगर एक्सपोर्टर है तो उसको एक्रीडेटेड क्लाइंट प्रोग्राम्स के तरह बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे। और स्टेटस होल्डर यहाँ पे कुछ गुड्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसका पैसा उन्होंने कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी लाया तो भी चलता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी आपको परमिशंस मिलती है या बेनिफिट्स मिलते हैं ओके या रिवॉर्ड मिलते हैं तो उसके लिए पैसा आपको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना जरूरी है भाई। लेकिन अगर कुछ पैसा आपने नहीं भी लाया तो डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तो कितना आपको अलाउड है फ्री एक्सपोर्ट जिसका पैसा आप कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी लाए तो भी चलता है? तो एनुअल लिमिट जो है 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स, मतलब क्या पिछले 3 साल का टर्नओवर डिवाइडेड बाय 3 जो एवरेज आया उसका 2% तक आपको फ्री बाहर प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा जिसका पैसा आपने कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी लाया तो भी चलेगा। लेकिन ये लिमिट गोल्ड और ज्वेलरी को अप्लीकेबल नहीं है, एज वेल एज आर्टिकल ऑफ गोल्ड्स एंड प्रीशियस मेटल्स को भी अप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए सेकेंड पैराग्राफ में अलग से लिमिट दी गई है और वो है 1 करोड़ रुपया या 2% ऑफ एवरेज, वो जैसा जो आपका रियलाइज होगा, ये अच्छे से पढ़ के जाना, जो आपको रियलाइज होगा उसका 2%, विच एवर इज लोअर उतना आपको लिमिट कि जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में और गोल्ड और प्रीशियस मेटल के सेक्टर में आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा क्या यहाँ पे, चलिए यहां तक डिस्कशन हमने किया, ठीक है। अब डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स सियोन। ओके, ये जैसा मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट की एक स्पेशल बुकलेट होती है जिसमें जो भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं उसके इनपुट्स के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं और उसके हिसाब से आपको परमिशन से जो दुनिया भर की परमिशंस मिलती है। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म्स है, जैसे एक शर्ट के लिए यहाँ पे 2 मीटर या मैक्सिमम 2.5 मीटर उतना कपड़ा आपको लगेगा, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को बेवकूफ़ ना बनाए। नहीं तो आपने मन जितना चाहा उतना इनपुट्स लेके आ गए, आपने बोल दिया कि एक यूनिट को इतना इनपुट्स लगते ही है भाई, तो गवर्नमेंट आप बोलेगी और गवर्नमेंट भरोसा कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो देखो ये इस पे शॉर्ट नोट आ सकती है, इसलिए स्टार करके जाना। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या है, देखिए यहाँ पे, it is a standard norms which define the amount of inputs and input required to manufacture unit of output for export procedure। मतलब एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने इनपुट्स या इनपुट्स लगते हैं, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने इनपुट और इनपुट्स लगते हैं, उसके लिए ये नॉर्म्स बनाए हैं। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, engineering, chemicals, food products including fish, marine product, handicraft, plastics and leather product etc। तो जनरली देखो ऐसा नहीं है कि सभी इनपुट सभी गुड्स के लिए हम नॉर्म्स फिक्स कर सकते हैं, पर कौन कौन से सेक्टर के लिए हम यहाँ पे सियोन फिक्स करेंगे जो बुकलेट में दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, केमिकल है, बहुत से फूड प्रोडक्ट्स है, मरीन प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट, प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स है, जिसके लिए सियोन फिक्स होता है। सियोन इज नोटिफाइड बाय डीजीएफटी इन हैंडबुक वॉल्यूम 2। जैसे इसके लिए इतनी बड़ी बुक होती है, तो यहाँ पे इनका जो हैंडबुक होता है वो स्पेशल सियोन, हर प्रोडक्ट का सियोन उसमें फिक्स किया जाता है। और डीजीएफटी फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू अ नोटिफिकेशन फॉर फिक्सेशन और एडिशन ऑफ सियोन फॉर डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ओके, टाइम टू टाइम डीजीएफटी उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, या सियोन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स उसको चेंज भी कर सकती है। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे सियोन से रिलेटेड। तो ये 4 पॉइंट्स आपके आने चाहिए, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स जहाँ सियोन पे अगर शॉर्ट नोट आती है तो ये जो है आप पॉइंट्स लिख रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलिए, वैल्यू एडिशन। आगे जो मैं स्कीम पढ़ा होगा जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आगे जो स्कीम्स पढ़ा होगा बेटा उसमें एक वर्ड आएगा वैल्यू एडिशन। तो ये तो सिंपल है ना बेटा, वैल्यू एडिशन यानी क्या। वैल्यू एडिशन यानी एक सिंपल एग्जांपल, एक समझ लो सेलर है। अब सेलर ने वैल्यू एडिशन किया मतलब क्या, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और वो रॉ मटेरियल जो है ओके यहाँ पे 150 रुपए में सेल किया, ₹150 में सेल किया। ओके, तो एक छोटा बच्चा भी अगर मैं पूछ लूं कि उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा, तो भाई 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया उसने, और 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन करके 150 रुपए में माल बेचा। तो भाई मैं ये पूछूं कितना परसेंट का वैल्यू एडिशन किया, अब आप कैसे निकालोगे कितना परसेंट का वैल्यू एडिशन किया। यानी बेस वैल्यू से जहां तक देखा जाए तो बेस वैल्यू से आप कैसे निकालोगे कितना परसेंट का वैल्यू एडिशन किया उसने। यस बोलिए बेटा, परसेंटेज फॉर्म में। तो अब सीधी बात है, 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन किया, इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 परसेंटेज में ले तो 50% का वैल्यू एडिशन उसने किया। इसी बेस पे गवर्नमेंट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। भाई गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट क्या कहती है, देख भाई हम क्या कर रहे हैं, तुझे आगे जो स्कीम देंगे जैसा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स देंगे, डीएफआई स्कीम देंगे या ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, तो वैल्यू एडिशन तो कुछ करना है यार। फॉरेन एक्सचेंज तेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि तुम्हारा तुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना है भाई। अगर और ये फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना है तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू एडिशन तेरा कितना होना चाहिए, यहाँ पे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब ये सिचुएशन में देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे सुनो, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक्सपोर्टर हो, सुनो भाई ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, और एक्सपोर्टर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल उसको नवीन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोर्टर जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको हमने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम दे दिया, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम दे दिया,
चल भाई तुझे स्कीम मिल गई, वाह वाह बल्ले बल्ले अच्छी बात हो गई। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तुझे मिल गई, तुझे इनपुट हम लाने दे रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अब यहाँ पे अगर तू इनपुट ला रहा है ओके, तो इसकी वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू 200 रुपीज होगी। अगर एफओबी वैल्यू 200 है तो इसका मतलब इंपोर्ट पर अगर तूने 200 रुपए का माल खरीदा है तो फॉरेन एक्सचेंज तू इंडिया से रिमिट करेगा रिलेटेड टू 200, यानी इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज जाएगी ओके रिलेटेड टू 200। आई बात समझ में? तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा वैल्यू एडिशन समझ ले। तो 200 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्चा कर सकता है, लेकिन भाई तूने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लिया था, तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो इतना सा हम तेरे से एक्सपेक्ट कर सकते नहीं कि तू ज्यादा लाएगा, यानी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज इससे ज्यादा ही लाएगा। तो अब समझ लो तेरी एक्सपोर्ट की, अगर तू यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट की एफओबी वैल्यू ओके यहाँ पे 300 रहेगी तो मजा आएगा। रुपीज में लूँ, डॉलर में लूँ, रुपीज में लूँ, जो भी आपको लेना है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम जब भी स्कीम देंगे तो वैल्यू एडिशन पे एक शर्त लगाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये, जैसा एग्जांपल के तौर पे, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं आगे क्या कहने वाला हूं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। समझ लो आपने इंपोर्ट किया, ये आपका इंपोर्ट है, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है जिसको हम ए बोलेंगे, सॉरी इसको हम बी बोलेंगे, यस बी। इनपुट्स की वैल्यू इसको हम बी बोलेंगे और इसको हम ए बोलेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाएगा? तो वैल्यू एडिशन में ए यानी आपका 300 रुपया ओके माइनस बी ओके, यहाँ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे बी। तो ये आपका वैल्यू एडिशन रहेगा, इतना आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। और जब भी आप हमारे से कोई स्कीम लोगे, परमिशंस लोगे, तो हम आपको वैल्यू एडिशन की शर्त डालेंगे। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ाऊंगा बेटा कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में उन्होंने 15% वैल्यू एडिशन का कंडीशन डाला है, डीएफआई में 20% वैल्यू एडिशन। मतलब अगर आप ये स्कीम लोगे तो आप इंपोर्ट के वैल्यू से प्लस 15% एक्स्ट्रा, इतना मिनिमम पैसा इंडिया में लाओगे तो मजा आएगा भाई, तुमने कुछ ऐड किया हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन का रेफरेंस लिया जाता है। तो एक सवाल आता है आपके दिमाग में, और सवाल ये आता है कि सर हम वैल्यू एडिशन क्यों पढ़ रहे हैं? ये डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में, ईपीसीजी स्कीम में या डीएफआई स्कीम में वैल्यू एडिशन की उन्होंने कंडीशन दी है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए वैल्यू एडिशन कैसे निकालना, ये फॉर्मूलों को, ये जो फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन का कैसे रीड करना, चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे निकाला जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। एक्सेप्ट जेम्स एंड ज्वेलरी, पहले तो इसको ऐड अंडरलाइन कर दो। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को छोड़ के बाकी सब केस में वैल्यू एडिशन कैसे होगा? तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। तो ए मतलब क्या? एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइज। हाँ ख्याल रहे, वर्ड है एक्सपोर्ट रियलाइज, मतलब वो यहाँ पे इस पे फोकस नहीं कर रहे कि आपकी एफओबी वैल्यू जो है आपने शिपिंग बिल में क्या बताया, कैसे बताया, नाम ना ओके, कितना रियलाइज किया। एफओआर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड, एफओआर जनरली तब यूज किया जाता है जब डीम एक्सपोर्ट होता है। और एक बार आप फिर से लिख लीजिए, एफओआर मतलब फ्री ऑन रोड, यानी डीम एक्सपोर्ट यानी डोमेस्टिक क्लियरेंस कर रहा हूं, और फ्री ऑन रोड मतलब मैं आप तक गुड्स पहुंचा रहा हूं, फ्री ऑन रोड। तो यहाँ पे एफओआर वैल्यू जो उसे कहते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा, एफओबी वैल्यू रियलाइज या एफओआर। तो ये रियलाइज वर्ड जो है इसको ऐसे बादल करो, ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ओके नेक्स्ट बी, सीआई वैल्यू ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे थोड़ा हमारे डायग्राम में ये हम कर देते हैं, इसको सीआईएफ लेते हैं, इसको सीआईएफ लेते हैं, ठीक है। सीआईएफ वैल्यू अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कस्टम्स तो आपका हो गया होगा। तो सीआईएफ वैल्यू मतलब इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट भी ऐड किया जाता है। तो ए मतलब एक्सपोर्ट की एफओबी वैल्यू। कस्टम जब हमने पढ़ा था तो कस्टम में मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट गुड्स का जब भी वैल्यूएशन करोगे वो ऑलवेज ऑन एफओबी बेसिस पे होगा, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन जो है हम सीआईएफ बेसिस पे कहते हैं। तो इंपोर्ट गुड्स के लिए हम सीआईएफ बेसिस लेंगे और एक्सपोर्ट के लिए हम एफओबी बेसिस लेंगे। तो भाई ये क्या कहते हैं, सीआईएफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन प्लस, अब ख्याल रहे
ऑथराइजेशन यानी जितना आपको परमिशन मिला इनपुट्स लाने का, तो सीआईएफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन प्लस एनी अदर इंपोर्टेड मटेरियल यूज ऑन विच बेनिफिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज क्लेम, ओके, और इंटेंडेड टू बी क्लेम। तो ठीक है, मतलब आपको जो ऑथराइजेशन में इनपुट्स लाने मिले प्लस आपने कोई भी गुड्स पे जिस पे आपने ड्रॉबैक क्लेम किया होगा वो भी कंसीडर किया जाएगा। सर इस बात को क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? उसके लिए तो बैठा हो, चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या वो कहना क्या चाहते हैं। आ जाओ। ओके देखो भाई, अब क्या हुआ कि एक बार फिर से पूरा सीन एक बार फिर से, तो आप मजा आ जाएगा। ओके भाई, नवीन है, यहाँ एक्सपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर नवीन है, चलो अच्छी बात है। अब ये नवीन जो है इसके पास ऑलरेडी कुछ इंपोर्टेड स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ रॉ मटेरियल इसके पास पड़ा हुआ है, ओके, ऑलरेडी इन स्टॉक, इंपोर्टेड इनपुट्स, इंपोर्टेड इनपुट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में इनपुट्स पड़े हुए हैं, इंपोर्टेड है, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी उसने पे कर दी है, कस्टम ड्यूटी इज पेड, ठीक है, पे कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये इनपुट्स लाया था तब तो उसे नहीं पता था कि उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगी, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आ चुकी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आ चुकी है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। पर इस एक्सपोर्ट के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सपोर्ट के लिए वो यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है, ओके, कुछ 60-70% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है, ओके, कुछ तो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसके पास, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करना चाहता है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करना चाहता है इसके लिए वो ऑथराइजेशन ले रहा है, इसके लिए वो ऑथराइजेशन ले रहा है, इसको वो चाहता है कि विदाउट ड्यूटी आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो अब लॉ क्या कहता है? अब लॉ ये कहता है कि देखो भाई, आपने इसके ऊपर तो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया ही नहीं क्योंकि आपने ऑथराइजेशन ले लिया। हाँ, इस एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए हम मानते हैं कि आपने कुछ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल भी यूज किया, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज भी यूज की। तो यहाँ पे जो इनपुट्स आपने एग्जिस्टिंग यूज किया जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है और उसका फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो ऐसे केस में जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया इसका आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, इसका ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, ओके, इसका ड्रॉबैक आप देखो, पहला तो आपको इनपुट्स मिला विदाउट ड्यूटी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन ये जो सेकंड वाला है इसका आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। आई क्या बात समझ में आपके? तो चलिए, तो अब वो क्या कहते हैं कि जब आप यहाँ पे बी लोगे, ओके, बी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो ऑथराइजेशन की वैल्यू है, यानी जितना आपको ऑथराइज किया गया उसकी वैल्यू प्लस आप जो ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं, ये दोनों आपका बी में कंसीडर किया जाएगा, दोनों की टोटल ली जाएगी। ओके, आई क्या बात आपके समझ में? जोर से बोलो हाँ सर, आई समझ में। तो जिसका आप ड्रॉबैक क्लेम कर चुके हो या क्लेम करने वाले हो वो भी कंसीडर किया जाएगा इनपुट जो आप एक्सपोर्ट में यूज कर रहे हो वैल्यू एडिशन निकालते हो। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन निकालते वक्त, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ओके कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करना है। पहले तो इफ some items are supplied free of cost by foreign buyer, its notional value will be added in CI value of import and FOB value of export for the purpose of calculating value addition। मतलब क्या? हम वापस इस प्रॉब्लम में आते हैं। समझ लो एक बंदा यूएस में है, इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, एक बंदा यूएसए में है और ये जो अपना गुड्स बनवा के ले रहा है, समझ लो XYZ कंपनी है और XYZ लिमिटेड जो है अपना गुड्स बनवा के ले रही है। किससे बनवा के ले रही है? तो ये एक्सपोर्टर से बनवा के ले रही है। तो इसने क्या किया? इसने भी कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई किया है कि भाई मेरा जब गुड्स बनाओगे तो कुछ रॉ मटेरियल मेरा आप यूज करो। सुनिए ध्यान से, जब आप मेरा गुड्स बनाओगे तो कुछ रॉ मटेरियल मेरा आप यूज करो। तो इसने भी कुछ रॉ मटेरियल फ्री सप्लाई किया है, फ्री सप्लाई किया है। तो ख्याल रहे, ये उसने जो फ्री सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, ये आप ओके जब एक्सपोर्ट वैल्यू निकालोगे तो उसमें भी ऐड करोगे प्लस ओके बी में भी ऐड करोगे। हाँ, ख्याल रहे एक बार फिर से, बी में इसलिए ऐड करोगे क्यों? क्योंकि है वो इनपुट्स यूज किया गया। तो हमने 3 टाइप के इनपुट्स यूज कर लिए, ऐसे इनपुट्स जिसका ऑथराइजेशन हुआ है
प्लस ऐसे इनपुट्स जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे जिसका ड्रॉबैक क्लेम कर रहा हूं, ऐसे इनपुट्स जो फ्री सप्लाई किया है, प्रॉब्लम आ सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, तो ये तीनों इनपुट्स ऐड किए जाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी। अब सामने वाले बंदे ने फ्री सप्लाई किया है, और जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वैल्यूएशन करते हैं, और आपको वैल्यूएशन चैप्टर याद होगा, तो हम एक्सपोर्ट की वैल्यू में या इंपोर्ट की वैल्यू में फ्री सप्लाई ऐड करते हैं। सेक्शन 10(2)(b देखो, फ्री सप्लाईज, मोल्ड, डाइज और कंपोनेंट्स, मटेरियल वगैरह जो फ्री सप्लाई होता है ऐड होता है। एक्सपोर्ट में भी फ्री सप्लाई होगा तो वो भी ऐड होता है। तो आप जो फ्री सप्लाई है वो दोनों में ऐड करोगे, दोनों मतलब यहां पे ए में भी ऐड करोगे और आप ये बी के कैलकुलेशन में भी ऐड करोगे। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा वो क्या कहते हैं, export to SEZ units, supplies to developer, co-developer, irrespective of currency of realization would also be considered. ओहो, ओके, यहाँ पे export to SEZ unit, supplies to developer or co-developer, irrespective of currency of realization would also be covered. मतलब अगर आप SEZ units को सप्लाई कर रहे हो तो या आपके जो डेवलपर और को डेवलपर है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, उसको सप्लाई कर रहे हो तो वो भी रियलाइजेशन आप कंसिडर करोगे, वो भी रियलाइजेशन। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट वैल्यू एडिशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइज, ओके, हमें पैसा आ चुका है, 40 लाख FOB है। वैल्यू सेकंड, वैल्यू ऑफ सेल्स टू SEZ, ये भी आपको लेना पड़ेगा, SEZ को सप्लाई किया 10 लाख, ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ इनपुट्स की वैल्यू अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ड्रॉबैक ये भी करना पड़ेगा, और फ्री मटेरियल सप्लाइड, ये तीनों भी लेना पड़ेगा। अब ख्याल रहे, अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर ये जो फ्री मटेरियल सप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्री मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो सर उसमें फर्क क्या है, आप इनपुट में भी ले रहे हो आउटपुट में भी ले रहे हो, तो जब फॉर्मूला में आएगा तो नील इफेक्ट ही आएगा, जीरो इफेक्ट ही आएगा। बेटा जो भी है, पर गवर्नमेंट को पूरा पता होना चाहिए कि टोटल वैल्यू कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये वैल्यू एडिशन रेट फिक्स करती है। तो आपको लॉजिकली मैं समझता हूँ, आप कॉस्टिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो कि जब मैं बी में भी ऐड करूंगा ए में भी ऐड करूंगा तो उसका इफेक्ट तो जीरो आएगा। वो ठीक है, जो भी इफेक्ट आए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पूरी होनी चाहिए। आपने ये ऐड करके इनपुट बताओ, वो ऐड करके आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू बताओ। तो ये दोनों गवर्नमेंट की मेन रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं तो ऊपर अगर ये वाला फॉर्मूला, ये कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तो मार्क्स मत छोड़ना, आउट ऑफ 5 3 मार्क्स तो हमें लेके रहना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बोलो जोर से, बोलो यस सर, ओके, हम लेके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पे जहां तक देखा जाए, पहले हम निकालते हैं यहां एक्सपोर्ट वैल्यू, ओके, जिसको हम कहेंगे ए। ओके, तो ए निकालेंगे और बी निकालेंगे। ए में ओके, जहां तक है FOB रियलाइज, SEZ को सप्लाई किया और फ्री सप्लाई किया, ये ऐड कर दिया। और बी आपके इनपुट्स ऑथराइजेशन में कितने हैं, ड्रॉबैक में कितने हैं, और फ्री मटेरियल, तो ये आपने, तो आपकी ए भी निकल गया और आपका बी भी निकल गया, फॉर्मूले में लगा दो, आपका वैल्यू एडिशन 22.22% हो गया है। चलो ओके, इजी था। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। ओके डन सर, ओके आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने वैल्यू एडिशन कंसेप्ट पढ़ लिया। ओके, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया आपके? हाँ, समझ में आया होगा तो लाइक करके बताओ, लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आया। नालायक हो थोड़ा। ओके, यहाँ मोबाइल लो, ओके, और वो लाइक का बटन है उसके ऊपर क्लिक करो तो मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आया। वेरी गुड। चलिए,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ईसीए, ठीक है, ये प्रायोरिटी बी में रखना या सी में रखो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी क्या है भाई? बहुत से एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत से बार फॉरेन ट्रांजिट लॉस हो जाता है, या फिर आपका जो बायर है वो आपको पे नहीं करता है और एक्सपोर्टर का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम लाई। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ये जो है एक गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक एक्सपोर्ट को यहाँ पे इंश्योर, एक्सपोर्ट गुड्स को इंश्योर किया जाता है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी आर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन द वर्ड, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट। ईसीएस सपोर्ट एक्सपोर्ट बाय इंश्योरेंस। हाँ, ओके, ये ईसीएस जो सपोर्ट है, इंश्योरेंस, गारंटी और ऑल्सो डायरेक्ट लेंडिंग। Export Credit Agency like Export Credit Guarantee Corporation India Limited ECGC provides credit insurance support to export and export credit lending। मतलब क्या कि बहुत सी बार एक्सपोर्ट जो है उसके लिए भी यहाँ पे ये इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हमने कोई पैसा बैंक से बोरो किया होगा तो उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एजेंसी फॉर्म की, मोदी जी ने ये स्टेप बहुत अच्छी ली, सो दैट कि एक्सपोर्ट करने वाले डरे ना, और कि बिंदास एक्सपोर्ट करे और एक तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो। Covers issued by ECGC to exporter protect against losses arising out of the payment failure due to insolvency or default of buyer और ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क। बहुत सी बार पॉलिटिकल रिस्क भी होती है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया पर आपका गुड्स जो है उधर बैन कर दिया गया, अब गुड्स वहाँ फंस गया, आया नहीं वापस, ये इस टाइप की रिस्क होती है। तो हमें एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो मिलता है, इंश्योरेंस तो मिलता है। Exporter can diversify their market in addition to protecting existing market through such cover। सच में कहो क्या, एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे डरते क्यों है एक्सपोर्ट करने के लिए, या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर डरते क्यों है एक्सपोर्ट करने के लिए? पैसा डूब गया तो, पैसा नहीं आया तो, वहाँ की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदल गई तो, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस अलग ले लिए तो ऐसे केस में अगर कुछ ऐसी अनसर्टन इवेंट्स फ्यूचर में जो हो सकते हैं उसका कवरेज हमें ये जो है यहाँ पे एजेंसीज है ये प्रोवाइड करती है। एग्जिम बैंक, ओके, अंडरलाइन, इज अदर ईसीए, मतलब ये भी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी होती है। इंडिया में बहुत सारी एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करती है, वो इस तरह के इंश्योरेंस कवरेज आपको देती है। Now next, ECGC indemnify losses of exporter in export trade due to insolvency, default of buyer, additional losses due to political risks like war, sudden import restriction, promulgation of law, decree after shipment has been effected are also covered. Some of the anti-dumping measures, non-tariff barriers introduced after shipment has been made will come under the purview of political risk। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, देखो हमने गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और सडनली जो कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया उन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी, तो ये रिस्क इन्वॉल्व है यार, अननेसेसरी प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे ईसीजीसी आपको इस एरिया में हेल्प करती है। तो ये कंसेप्ट लाया गया था मोदी गवर्नमेंट ने। अगर इसके ऊपर नोट आई तो आप कुछ तो लिख पाओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कवर किया, पर मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई नोट पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और वह है कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इसको स्टार्ट करना। ओके, जैसे डीजीएफटी एक रणनीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, और इस रणनीति के तहत ये डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो सकते फ्रीली, कौन से गुड्स प्रोहिबिटेड हो गए, कौन से गुड्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए। अब प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम में मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो कौन से गुड्स प्रोहिबिट हो गए, नहीं आ सकते इंडिया में, चाहे मोदी जी भी कह दे कि यहाँ भाइयों नहीं आएगा, मित्रों नहीं आएगा, भाई प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिटेड। कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जो एसटीई, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही इंपोर्ट कर सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ आइटम रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऐसे, ध्यान से सुनिए, कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऐसे कि जो
यहाँ पे कुछ कंडीशंस पे आपको अलाउ होते हैं और बाकी फ्री गुड्स होते हैं। जनरली 90% गुड्स इंडिया में फ्री इंपोर्ट है। बाकी 10% गुड्स हो गए, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी परसेंटेज हो सकते हैं, पर 10% गुड्स ऐसे आइदर इसके ऊपर प्रोहिबिशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कुछ कंडीशंस है, या ओनली स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के लिए है। तो गुड्स की कैटेगरी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब नाम अब यूज किए जाएंगे हमारे स्कीम में, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आइदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्कीम पे पूछ लिया जाता है या उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स बना के पूछा जा सकता है, इसलिए ये वर्ड्स आपके ध्यान में होना जरूरी है। तो चलिए बोलिए दोस्तों मेरे साथ, पहले प्रोहिबिटेड गुड्स। ओके, जब भी प्रोहिबिटेड गुड्स आएगा, सो प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, आइटम्स प्रोहिबिटेड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, इंडिया में ला ही नहीं सकते। और ये कस्टम डिपार्टमेंट का काम है कि जब भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा या इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये चेक करे कि ये कहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत ये प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है। अगर प्रोहिबिटेड गुड्स होगा तो उसका क्लियरेंस वो अलाउ ना करे। दूसरा, आइटम रिजर्व फॉर एसटीई, इसके लिए आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जैसे पल्सेस है, शुगर है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो कोई भी इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकता। और यहाँ आइदर वो एसटी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होनी चाहिए या फिर डीजीएफटी से स्पेशल ऑथराइजेशंस होने चाहिए। अगर स्पेशल ऑथराइजेशंस हो गए तो ही वो इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, ओके, इंपोर्टर अदर देन एसटी कैन नॉट बी इंपोर्ट, मतलब एसटी छोड़ के बाकी कोई इसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, मतलब उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, लाइसेंस है, यानी कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो भाई। ओके, हमने रोका थोड़ी, आप इंडिया में बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हो, पर ख्याल रहे कुछ शर्तों पे, कुछ कंडीशंस पे आपको वो अलाउ किया जाएगा। और फ्री गुड्स, फ्री गुड्स मतलब जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिंदास करो। ओके, डीजी मतलब यहाँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रोहिबिशन नहीं, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, मजा आ जाएगा। ओके, तो आप ये बात को समझे। चलिए, तो दोस्तों यहां तक देखा जाए तो प्रोहिबिटेड गुड्स, एसटी, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स एंड फ्री गुड्स, ओके, ये जो गुड्स है, ओके, ये कैटेगरी आप ध्यान रहे, क्योंकि अब हम स्कीम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये कैटेगरी यूज की जाएगी दोस्तों। ठीक है, आर यू रेडी? चलो, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, जिसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो है आप अच्छे से याद करके जाना है। डन? चलिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, मैं ये स्कीम को दो पार्ट में मेनली डिवाइड करता हूं, एक है एग्जम्पशन स्कीम और एक है रिवॉर्ड स्कीम। भाई सर पहले ये बता दो, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में एग्जम्पशन स्कीम और रिवॉर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है? एग्जम्पशन स्कीम मतलब कि आपको ड्यूटी से, टैक्सेस से रियायत दी जाएगी, स्पेशली इसमें एडवांस ऑथराइजेशन थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि आपको इनपुट्स लाने देंगे विदाउट ड्यूटी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जिसको टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जम्पशन स्कीम में दो स्कीम है, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम एंड ड्यूटी रेमिशन स्कीम। भाई गवर्नमेंट क्या कहते हैं, देख भाई नवीन, एक तो तू हमें इंपोर्ट ड्यूटी दे ही मत, एग्जम्पशन, ओके, तू दे ही मत, लेके आ जाए इंपोर्ट, तुझे क्या करना है, या दूसरा जो है ओके देकर हमारे से ड्रॉबैक ले ले। तो ड्यूटी रेमिशन स्कीम में ड्रॉबैक स्कीम है, ओके, पर अभी ड्रॉबैक स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन, यहां लिख सकते हो ऑलरेडी डन। ड्रॉबैक स्कीम हमने पढ़ा सेक्शन 75 में, सेक्शन 75 में ऑलरेडी ड्रॉबैक स्कीम हमने देखी है, और ये दूसरी स्कीम एक्साइज लॉ की तरह अभी अप्लीकेबल है नहीं आपको। तो हमें ये एग्जम्पशन स्कीम में दो स्कीम पढ़नी है, एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम पढ़नी है, दूसरा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम पढ़नी है। तो ये दो स्कीम हमें डिटेल में पढ़नी है। रिवॉर्ड मतलब क्या कि हम एक्सपोर्ट के लिए हमें स्क्रिप्ट मिलेगी, हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा जिसका हम फायदा ले सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, जिसमें MEIS, ओके, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, आपको जो है ये दो स्कीम मोदी जी ने लाई थी, यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करोगे। हाँ, उसके बाद में EPCG स्कीम जो है स्पेशली कैपिटल गुड्स के लिए, और EOU, SEZ और डीम एक्सपोर्ट जो है, ओके, तो ये EOU, SEZ और डीम एक्सपोर्ट जो है
इसके तहत भी आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रही है। आइदर आपको एग्जम्पशंस दे रही है, या रिवॉर्ड दे रही है, या फिर आपको कैपिटल गुड्स के लिए बेनिफिट्स दे रही है, या फिर आपको ईओयू में बुला रही है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको दे रही है। एसईजेड में डीम एक्सपोर्ट के तहत आपको बहुत सारी तरीके से आपको हेल्प करना चाहती है, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन स्कीम। तो बेटा हम ये इंपोर्ट प्रमोशन स्कीम नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। इंपोर्ट प्रमोशन स्कीम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक एक स्कीम डिटेल में देखते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले पूछो, यहां तक समझ में आया? सभी को एक बार पूछना, जो भी कनेक्टेड है सबको पूछना चाहूंगा, समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलो हाँ। अरे भाई समझा कि नहीं समझा, जोर से बोलो। हाँ भाई हाँ। चलिए, अब हम पहली स्कीम पे आते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इसमें मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं और थोड़ा बहुत समझा चुका हूं। एडवांस ऑथराइजेशन मतलब परमिशन, यानी अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मेरे साथ एक बार बोलिए, पहला पॉइंट, आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो इतना बोला ठीक है, तो आपको इनपुट्स इंडिया में इंपोर्ट करने देंगे विदाउट ड्यूटी। बोलो, इनपुट्स इंडिया में इंपोर्ट करने देंगे विदाउट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो आप इनपुट ले सकते हो, इंपोर्टेड मटेरियल ले सकते हो विदाउट ड्यूटी। तो देखो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है। अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इनपुट्स विच आर, सुनिए देखिए, इनपुट्स विच आर यूज इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड, सॉरी बेटा, हाँ, कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अंडरलाइन, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको इनपुट्स इंडिया में लाने दिया जाएगा। ठीक है, और आप जो है आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन से हैज बीन एग्जम्प्टेड ऑन इंपोर्ट। पहले ये 2020 तक था, अब 2021 तक इन्होंने कर दिया, और आगे इसको और एक्सटेंशन दे दिया है। तो डोंट वरी, आपको डेट याद नहीं रखना है। मतलब इंपोर्टेड गुड्स पे जो आपका कस्टम ड्यूटी रहेगा, कस्टम ड्यूटी जो रहेगा उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जहां तक देखा जाए, ध्यान से देखिए, प्लस आपको जो है यहां पे आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन से, आईजीएसटी का मतलब आपको लिखना है तो यहां लिख देना एसीडी 37 और एंड एसीडी 39, एसीडी 37 और एसीडी 39 वो भी एग्जाम कर दिया जाएगा। आप एग्जाम में यही लिखोगे, एसीडी 37 और 39 उसको भी एग्जाम कर दिया जाएगा। ओके, तो यहां ऑन इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट और फॉर डीम एक्सपोर्ट। थोड़ा ये दो वर्ड्स को समझ लीजिए, फिजिकल एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट, और सेकंड डीम एक्सपोर्ट, डीम एक्सपोर्ट। भाई सर पहला ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एक्सपोर्ट? जरूर, फिजिकल एक्सपोर्ट मतलब यहां गुड्स जो है आप ही बना रहे हो और आप ही फिजिकली एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो आप फिजिकली एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे हम फिजिकल एक्सपोर्ट कहते हैं। और डीम एक्सपोर्ट मतलब, हाँ, तो आपको इनपुट लाने दिया जा रहा है, आपको ये केस में एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा, एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब डीम एक्सपोर्ट यानी क्या? डीम एक्सपोर्ट मतलब क्या कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये जो बंदा है ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐसे बंदे को, यानी आप डीम एक्सपोर्ट में ईओयू, एसईजेड वगैरह, जो मैं आगे एफटीपी के हिसाब से डीम एक्सपोर्ट पढ़ा होगा, या मर्चेंट एक्सपोर्टर वगैरह जो होते हैं, तो जो आगे गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो इनको इनपुट लगते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर ओके इनको इनपुट सप्लाई कर रहा है ओके फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसे कहा जाता है डीम एक्सपोर्ट। मतलब क्या, आप डायरेक्ट तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे बंदे को सप्लाई कर रहे हो जो आगे एक्सपोर्ट करेगा, उसे कहते हैं हम डीम एक्सपोर्ट। तो अब ये भी जो बंदा है, ये बंदे को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, यानी गवर्नमेंट ने चेन देखो कहां तक रखी है, इस बंदे को कोई रॉ मटेरियल चाहिए आय बनाने के लिए, क्योंकि वो आय ऐसे बंदे को सप्लाई करेगा जो आगे एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए हुआ वो डीम एक्सपोर्ट। और इसको कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए ये जो है, ये यहाँ पे ये जो एम है, ये भी एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है। एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है मतलब ये भी यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, यानी जो फिजिकल एक्सपोर्ट करेगा उससे बॉन्ड आना चाहिए, उससे कितने गुड्स चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, इसने भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इतना समझना कि एडवांस ऑथराइजेशन दो केस में मिलता है। एक तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कमन 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 कमन, एक तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर जो है यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम एम की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो डीम एक्सपोर्ट डिफाइन किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से, हम जीएसटी के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से जो डीम एक्सपोर्ट डिफाइन किया, ये बंदा भी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ले सकता है। तो यहाँ तक बात हुई। तो यहाँ ये जो बेनिफिट है एडवांस ऑथराइजेशन का, आइदर फिजिकल एक्सपोर्ट पे है या डीम एक्सपोर्ट पे है। Supply of goods by a registered person against advance authorization. Supply of capital goods by a registered person against EPCG scheme, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। हाँ, तो डीम एक्सपोर्ट कौन कौन से, फॉलोइंग डीम एक्सपोर्ट, यानी 3 डीम एक्सपोर्ट्स के लिए वो ये एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है। मतलब एम ये बंदा गुड सप्लाई कर रहा है, यहाँ कॉमा कर देना तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, वो एम जो बंदा सप्लाई कर रहा है आइदर ऐसे बंदे को जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो दो लोगों को एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है। एक यहाँ पे ओरिजिनली जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, या फिर सॉरी ओरिजिनली जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है और उसको मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो वो भी डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। या एपीसीजी या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इनको अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये सेम डेफिनेशन है जो हमने जीएसटी के हिसाब से पढ़ी थी। तो इन 3 लोगों को आप सप्लाई कर रहे हो तो आप एज अ डीम एक्सपोर्ट का एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हो। सबसे पहले बताइए यहां तक समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो आपको इनपुट्स लाने देंगे विदाउट ड्यूटी। दूसरा, आपको एसरी 3739 नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो, इन 3 लोगों को सुनिए, आप डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो इन 3 लोगों को, तो भी आपको यहाँ पे जहां तक है ड्यूटी नहीं लगेगा। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। यहां तक समझा क्या बेटा? बताइए सभी, यहां तक समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो लाइक बटन दबाइए, ठीक है? चलो ना, उसके बाद में सर ये बताइए कि ये स्कीम में हमको कौन कौन से ड्यूटी से एग्जम्पशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कस्टम ड्यूटी है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस इफ एनी, अभी एजुकेशन सेस और एसडब्ल्यूएस लिख दो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा। एजुकेशन सेस तो अभी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, लेकिन सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लगती होगी तो उससे भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो देखिए बेसिक बीसीडी दिया है, सभी टाइप की एसीडी दे दिया है, यानी एसीडी 3 से लेके टू एसीडी 39 तक सभी टाइप की एसीडी से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो फिर मैं सवाल थोड़ा अलग ढंग से पूछता हूँ, कौन सी ऐसी ड्यूटीज है जिसका आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा? अगर आप लिस्ट देखते हो तो इसमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी कवर्ड नहीं है। आप अगर लिस्ट देखते हो तो इसमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी कवर्ड नहीं है, एंटी डंपिंग है, सेफगार्ड है, पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। तो मतलब क्या, तो यहाँ लिखो एक नोट, अगर आप लिख सकते हो, लिखो द बेनिफिट ऑफ AA एडवांस ऑथराइजेशन
एडवांस ऑथराइजेशन इज नॉट applicable to protective duty and CVD on subsidized article. ये कस्टम में हमने पढ़ा था, CVD on subsidized article, यानी ये आपको पे करना पड़ेगा अगर ये ड्यूटीज होगी, बाकी से तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में। पहला, वैलिडिटी। एडवांस ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच ऑथराइजेशन। मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी तो 12 महीने तक ये आपको ऑथराइजेशन रहेगा। यानी आपने जितना भी इनपुट कहा कि भाई मुझे इतना इनपुट लाना है, इतनी क्वांटिटी मुझे लाना है, ये परमिशन आप दो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो आप जो है 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये इनपुट लाना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ही सरल भाषा में लिखना है, ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट इज, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और ये लिख सकते हो कि दैट इज हमें 12 महीने के अंदर सभी इनपुट्स लाने हैं, वो क्योंकि 12 महीने तक ही ये वैलिड रहेगा, सभी इनपुट्स लाने हैं। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर डीम एक्सपोर्ट शैल बी co-terminus with contracted duration of project execution or 12 months from the date of issue of authorization whichever is more। लेकिन अगर आपका डीम एक्सपोर्ट होगा तो फिर आपका आपके कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट किया जाएगा। डीम एक्सपोर्ट मतलब ऐसा बंदा जो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है फिजिकली, पर 3 लोगों को सप्लाई कर रहा है। कौन से 3 लोगों को सप्लाई कर रहा है? जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है या ईपीसीजी स्कीम है या ईओयू है, ऐसे 3 लोगों को वो सप्लाई कर रहा है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने का होगा तो फिर 3 महीना ही वैलिड रहेगा एडवांस ऑथराइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना होगा तो 6 महीना वैलिड रहेगा। 8 महीना, भाई रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट 8 महीना होगा तो 8 महीने तक वैलिड रहेगा। लेकिन ओके, मैक्सिमम 12 मंथ्स विच एवर इज मोर, मैक्सिमम 12 मंथ्स उनको ये एडवांस ऑथराइजेशन रहेगा सप्लाई करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। देखो, इनपुट लाने के लिए 12 महीने हैं, लेकिन आपने एक ईओ लिया हुआ है, आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर थी, आपको अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आपने अगर एडवांस ऑथराइजेशन लिया तो आपको 18 महीने के अंदर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन और एज द डेट नोटिफाइड बाय डीजीएफटी। तो आप अपने ये तो लर्न कर लेना कि 18 महीने के अंदर आपने जितने भी अमाउंट का एक्सपोर्ट एश्योर्ड किया होगा गवर्नमेंट को, डीजीएफ को, क्योंकि आपने जब ये परमिशन ली होगी तो आपने एक्सपोर्ट एश्योर्ड किया होगा कि ठीक है मैं इतना एक्सपोर्ट करूंगा, तो 18 महीने के अंदर आपको वो एक्सपोर्ट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सर ये लर्न ही करना पड़ता है, लर्न ही करना पड़ता है। इसमें समझाने जैसा क्या है, 12 महीने के अंदर आपको इंपोर्ट करना है कंप्लीट, और एक्सपोर्ट आपको 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रोसीड शैल बी रियलाइज इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। भाई आप जब पैसा लाओगे तो फॉरेन करेंसी में लाओगे, और वो भी फॉरेन करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज स्पेसिफाइड मतलब नेपाल भूटान के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी जहाँ रुपीज में भी अलाउ किया है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको फॉरेन करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में लाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चलिए वैलिडिटी हमने पढ़ा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आपको फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। सिंपल था, इसमें कोई हार्ड नहीं है। तो देखो, एडवांस ऑथराइजेशन पे शॉर्ट नोट है। तो पहला, आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट ड्यूटी, आपका एसरी 3739 एग्जम्प्ट है। आइदर आप डायरेक्ट फिजिकल एक्सपोर्ट करते हो या फिर आप डीम एक्सपोर्ट 3 लोगों को करते हो। नेक्स्ट, आपको सभी ड्यूटी से एग्जम्पशन रहेगा एक्सेप्ट प्रोटेक्टिव ड्यूटी। नेक्स्ट, वैलिडिटी 12 महीना है ऑथराइजेशन की। डीम एक्सपोर्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड या 12 महीना विच एवर इज लोअर।
नाउ नेक्स्ट अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 18 मंथ्स में आपको ईओ कंप्लीट करना पड़ेगा और पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में लाना पड़ेगा। ओके, तो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कौन कौन से गुड्स ला सकते हो, है ना, किस टाइप के इनपुट्स आप ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में ला सकते हो, विच गुड्स आर अलाउड, एलिजिबल है, और कौन से गुड्स एलिजिबल नहीं है, मतलब आप एडवांस ऑथराइजेशन में फ्री में नहीं ला सकते। ओके, तो चलिए, इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट गुड्स, ख्याल रहे पहला तो वो कहते हैं कि वो इनपुट जो फिजिकली एक्सपोर्ट गुड्स में इनकॉर्पोरेट हो गए, ओके, वही गुड्स आप ला सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं जो फिजिकली इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं लेकिन प्रोसेस में लगते हैं, जैसे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो जिसका इवेपोरेशन हो जाता है, ओके, या फिर जस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है पर फिजिकली नहीं यूज होता है, तो वैसे इनपुट्स आप नहीं ला सकते एडवांस ऑथराइजेशन में। गवर्नमेंट कहती है देख भाई तो उसी इनपुट्स हम आपको अलाउ करेंगे विदाउट ड्यूटी, विदाउट ड्यूटी, वो इनपुट जो फिजिकली आप क्लियर बता सकते हो कि ये यूज होता है उसके अंदर। मेकिंग नॉर्मल अलाउंसेस फॉर वेस्टेज, नो डाउट हम वेस्टेज के भी अलाउंसेस रखेंगे, हम सियोन जब फिक्स करते हैं तो वेस्टेज को भी ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फिजिकली आप जो इनकॉर्पोरेट करोगे वो गुड्स आपको अलाउ होगा, प्लस आपको फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट विच आर कंज्यूम, हाँ, लेकिन वो गुड्स जो फिजिकली इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं लेकिन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं या एंसिलरी प्रोसेस में यूज होते हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। पर हम तीन ऐसे गुड्स जो फिजिकली नहीं दिखते हैं, जो फिजिकली नहीं दिखते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं, हम तीन गुड्स को अलाउ कर सकते हैं। कौन से? फ्यूल आपने इंपोर्ट किया होगा, ऑयल या कैटलिस्ट इंपोर्ट किया होगा, तो ये गुड्स क्यों ना हमको फिजिकली नहीं दिख रहे हैं तभी हम आपको अलाउ करेंगे। दूसरा, mandatory space which are required to be exported supplied with resultant product permitted under 10% of CF value of authorization, ये याद रखना। भाई आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए आप बहुत से इनपुट्स ला रहे हो जो फिजिकली इनकॉर्पोरेट हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब आप मशीन किसी को बेचते हो, सुनिए ध्यान से, अब थोड़ा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में समझाओगा तो अच्छे समझ में आएगा। आप एक कोई मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हो और ये मशीन के लिए आपको इनपुट लगता है ए और बी, समझ लो दो इनपुट्स ये मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए लगते हैं। आप ए जो है ये भी इंपोर्ट कर रहे हो और ए की आप क्वांटिटी जो इंपोर्ट कर रहे हो, आप ए की क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका सियोन है, SION, सियोन है, एक यूनिट ऑफ मशीन यानी 1 यूनिट के लिए आपको ए के 10 इनपुट लगते हैं, 10 यूनिट्स लगते हैं, तो आपका सियोन है 1:10, आपका सियोन है 1:10, यानी एक मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको उसके 10 इनपुट्स लगते हैं, तो सियोन है 1:10। तो आपको AA में एडवांस ऑथराइजेशन में गवर्नमेंट 10 यूनिट लाने देगी, प्लस वेस्टेज कुछ होता है, उनको लगता है कि प्रोसेस में वेस्टेज होती है तो वेस्टेज को भी वो कंसीडर करेंगे, समझ लो 1 यूनिट वेस्टेज का वो यहाँ पे कंसीडर कर लेगी, ठीक है। लेकिन आप जो मशीन बना रहे हो और ये मशीन आप जब एक्सपोर्ट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, ये मशीन जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो बायर है वो बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि इसके साथ कुछ स्पेयर्स भी मिले, यानी ऑब्वियस है बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप कोई मशीनरीज इक्विपमेंट सप्लाई करते हो तो स्पेयर के साथ डिमांड करता है, यानी ये इनपुट जो है अगर फ्यूचर में खराब हो गया, ये समझ लो ए, तो उसका एक एक्स्ट्रा स्पेयर भी उनके पास रहे। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे कि ठीक है, आप 10 यूनिट का तो आपका सियोन है, वेस्टेज के लिए एक अलाउ किया है, प्लस आप अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ एक को एज अ स्पेयर देना चाहते हो, क्योंकि देना पड़ेगा, आगे एक खराब हो सकता है, तो एज अ स्पेयर देना चाहते हो तो हम एज अ स्पेयर भी आपको एडिशनल अलाउ करेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत काम आता है बेटा। तो यहाँ पे ए जो है तो आपको सियोन के हिसाब से अलाउ किया गया, वेस्टेज के हिसाब से अलाउ किया गया, प्लस यहाँ पे ए जो एज अ स्पेयर्स आप सप्लाई करोगे तो वो भी अलाउ करेंगे, पर हम टोटलिटी में अलाउ करेंगे। टोटलिटी में कितना अलाउ करेंगे? ओके, अच्छे से पढ़ना, 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन। ओके, तो ये जो 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन मतलब क्या? यानी आप जो है जो टोटल इंपोर्ट करने वाले हो, टोटल इंपोर्ट करने वाले हो, ओके, उसकी जो CIF वैल्यू है
इसका टोटल इंपोर्ट की सीआई वैल्यू का तो आपको 10% अलाउ किया जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा माइक्रो में जाए, तो आप अभी 10 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हो, यानी टोटल का 10%। तो अभी आप 10 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हो, तो 10 यूनिट का यहाँ पे 10% कितना हुआ, तो 10 यूनिट का 10% 1 यूनिट, यानी आप एक स्पेयर इसके साथ ला सकते हो। और ये तीनों भी अलाउ हो जाएगा आपको विदाउट ड्यूटी। ये तीनों भी अलाउ हो जाएगा विदाउट ड्यूटी। ये समझ में आया? मतलब वेस्टेज कुछ होगा तो वो भी होगा, सियोन के हिसाब से कुछ होगा तो वो भी अलाउ किया जाएगा। और आपके इंपोर्ट का 10% पर ये वैल्यू बेस 10% निकाला जाएगा। मैंने यहाँ यूनिट बेस लिया, पर उन्होंने क्लियर कहा है कि सीआई वैल्यू का 10% तक की वैल्यू तक आप एक्स्ट्रा स्पेयर्स बुला सकते हो जो आप मशीनरी के साथ देते हो। ये पॉइंट समझा क्या? जोर से बोलो, मैं सबका इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा। जोर से बोलो हाँ, समझा कि नहीं समझा? जोर से बोलो हाँ या ना। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। समझा कि नहीं समझा? चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफाइड स्पाइसेस ओनली व्हेन यूज फॉर एक्टिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, स्टरलाइजेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल या ओलेओरेसिन्स एंड नॉट फॉर सिंपली क्लीनिंग, ग्राइंडिंग वगैरह। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद नहीं भी रखा तो चलेगा, यहां लिख दो ये वाला पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रहा तो ठीक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। कुछ स्पाइसेस है जो क्रशिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए ला रहे होगे तो आपको अलाउ किया जाएगा। हाउएवर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, हाउएवर आइटम्स रिजर्व फॉर इंपोर्ट बाय एसटीई, एसटीई मतलब कौन? स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। नहीं याद आता है तो लिखते जाओ मेरे साथ, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एसटी के लिए रिजर्व है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है, वो आप नहीं ला सकते एडवांस ऑथराइजेशन में। नहीं, आप नहीं ला सकते। अब नवीन कह रहा है सर प्लीज, नहीं 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 नवीन तू नहीं, तू एसटी नहीं, सर प्लीज नहीं, तू नहीं ला सकता है, तू उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दे के ला, तू फ्री नहीं ला सकता। मेरी बात समझो, तू कस्टम ड्यूटी दे के ला, फ्री नहीं ला सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद में यहां पे नेक्स्ट ये भी लिस्ट याद रखना, एटम विच कैन नॉट बी इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ख्याल रहे, कैन नॉट बी इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन मतलब कैन नॉट बी इंपोर्टेड फ्री, ऑन सच एटम कस्टम ड्यूटीज पेबल। लिखना है तो लिख दो, कैन नॉट बी इंपोर्टेड फ्री, कस्टम ड्यूटी पेबल, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे होगा। ठीक है, तो यहां पे प्रोहिबिटेड आइटम्स मेंशन इन आईटीसी, कुछ आइटम्स गवर्नमेंट ने जो प्रोहिबिट किए गए हैं, नहीं ला सकते आप इंडिया में। ओके, तो आपको अलाउ ही नहीं होगे वो तो बेटा कस्टम ड्यूटी देके भी अलाउ नहीं होगे क्योंकि प्रोहिबिटेड है। दूसरा एनर्जी, एनर्जी आइटम्स होते हैं कुछ, वो आपको अलाउ नहीं है। और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के आइटम्स आप नहीं ला सकते फ्री। प्रोहिबिटेड तो आप वैसे भी नहीं ला सकते, लेकिन बाकी आइटम्स वैसे फ्री आप नहीं ला सकते। उसके बाद में नेक्स्ट, हु आर एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, इंपॉर्टेंट। भाई एडवांस ऑथराइजेशन कौन कौन ले सकता है? एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इश्यूड आइदर टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मतलब जो डायरेक्ट फिजिकली एक्सपोर्ट कर रहा है वो एडवांस ऑथराइजेशन, मैन्युफैक्चर करके फिजिकली एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब कौन? मतलब वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चर नहीं। मतलब पहला जो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा वो, या दूसरा जो ट्रेडर है खरीद कर एक्सपोर्ट करेगा उसको। पर मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर, मतलब क्या? दो वर्ड को समझ लो, और दो वर्ड में क्या इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। आइदर एक्सपोर्टर जो है, जो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है,
आइदर वो जो है यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, या फिर वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ट्रेडर है, लेकिन उसका टाइप सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से है। सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से मतलब क्या, मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर से बनवा के एक्सपोर्ट कर रहा है ये। और तीसरा तो मैंने आपको कहा जो डीम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा पहली हो गया, डीम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं। तो ये 3 लोग एडवांस ऑथराइजेशन के लिए जा सकते हैं। तो अब समझ लो आप मेरे पास आ गया एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए। अच्छा, तुम्हारा एप्लीकेशन आ गया एडवांस ऑथराइजेशन का। एग्जाम्पल लो कि ये आपका एप्लीकेशन आ गया एडवांस ऑथराइजेशन का। भाई आप मैन्युफैक्चर हो, क्या मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने वाले हो का, ठीक है। या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, अच्छा ट्रेडर है, नहीं आपका टाइप किसके साथ हुआ है, आपका, क्योंकि सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर कौन है उसकी भी डिटेल्स दो। तो आप मैन्युफैक्चरर से बनवा के एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो चलेगा, तो वो, या फिर डीम एक्सपोर्टर जो 3 लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, एडवांस ऑथराइजेशन वाले को एक्सपोर्ट कर रहा है, या ईपीसीजी वाले को एक्सपोर्ट कर रहा है, या यहाँ पे ईओयू को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे तो देखिए एक बार फिर से, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से टाइप है। सच ऑथराइजेशन कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो, या इंटरमीडिएट सप्लाई, हाँ आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मैंने पहले कहा डीम एक्सपोर्ट, ओके, या इंटरमीडिएट सप्लाई है, या डीम एक्सपोर्ट नीचे का, सॉरी, हमारा फिजिकल एक्सपोर्ट या इंटरमीडिएट सप्लाई। अब इंटरमीडिएट सप्लाई मतलब क्या, आपका गुड्स फिनिश गुड्स नहीं है, पर आप इंटरमीडिएट गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर इंटरमीडिएट गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसको भी अलाउ किया एडवांस ऑथराइजेशन। अगर आप डीम एक्सपोर्ट करते हो उसको भी अलाउड है। और सप्लाई ऑफ स्टोर्स ऑन फॉरेन गोइंग वेसल, कस्टम्स याद करो, अगर आप स्टोर एज अ स्टोर सप्लाई कर रहे हो, हल्दीराम है, हल्दीराम फॉरेन गोइंग वेसल को स्टोर सप्लाई कर रहा है, तो वो केस में भी एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। तो देखो पहले तो कौन अप्लाई कर सकता है और कौन से गुड्स के लिए। ऐसा गुड्स जो फिनिश गुड्स है, फिजिकली एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा गुड्स जो फिनिश गुड्स नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स है, आप सप्लाई कर रहे हो, या डीम एक्सपोर्ट में आप सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप एज अ स्टोर सप्लाई कर रहे हो टू फॉरेन गोइंग वेसल, तो वो केस में एडवांस ऑथराइजेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा हु आर एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। उसके बाद में बेसिस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। चलो आप ये 4 पॉइंट समझ लो। पहले बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके, और फिर मैं पढ़ूंगा, इसको आप थोड़ा समराइज कर लेना। मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ बाद में भूल जाओगे, आप अभी मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ कंप्लीट करना, समरी बना के ख़त्म कर देना। जितना आप अपनी समरी बनाओगे एफटीपी में, उतना आपको आसान होगा, क्योंकि अभी तो आपको समझ जाएगा, पर बाद में समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए चलो आपका फॉर्म आ गया एडवांस ऑथराइजेशन का, ठीक है। बेसिस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन का फॉर्म आया मतलब क्या, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें इनपुट्स लाने दो विदाउट ड्यूटी। चलो ठीक है, नवीन बैठा है सामने, तो मैंने कहा नवीन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इनपुट्स लाने दूंगा विदाउट ड्यूटी। ठीक है, इनपुट्स लाने दूंगा विदाउट ड्यूटी। अब मैं इनपुट्स कितना लाने दूंगा आपको विदाउट ड्यूटी, इसके 4 बेसिस है, इसके 4 बेसिस है, और ये 4 बेसिस आपको अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, कौन से 4 बेसिस है। पहला, देख भाई नवीन, जितना हैंडबुक, ये इतनी बड़ी हैंडबुक जो है, ओके, मैंने हैंडबुक निकाला, समझ लो बड़ी हैंडबुक है, और हैंडबुक मैंने निकाला, और मैंने जो है, तेरा सियोन कितना फिक्स है, तो एक गुड्स बनाने के लिए कितने यूनिट्स लगते हैं, मैं हैंडबुक में देखूंगा, भाई एक गुड्स बनाने के लिए 10 यूनिट्स लगते हैं, इतना मैं इनपुट तुझे अलाउ करूंगा, प्लस वेस्टेज, प्लस कुछ स्पेयर्स वगैरह लगते होंगे, तो इतना मैं तुझे यहाँ पे अप्रूव करके देता हूँ, इतना इनपुट्स तू ला सकता है, इतने वैल्यू तक का। ठीक है, तो आइदर जो अगर सियोन नोटिफाइड है, तो वो केस में आपको यहाँ पे एज पर सियोन, सियोन मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, 3 बार बोलिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, तो आपका जो सियोन फिक्स हो गया उसके हिसाब से तुझे मैं लाने दूंगा। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, ये इसको ऐसा टाइटल करना, एक्चुअली ये टाइटल है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, अब देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि एग्जाम्पल लो,
मेरे पास एप्लीकेशन आया, नवीन बैठा है सामने। भाई नवीन क्या हुआ? सर मेरे इनपुट का सियोन ही फिक्स नहीं है, हैंडबुक देख लो, ये नए टाइप का इनपुट्स है और सियोन अभी तक अमेंड नहीं हुआ है सर, इसलिए मैं जो इनपुट्स लाना चाहता हूँ नए टेक्नोलॉजी का इनपुट्स है और सियोन हैंडबुक में ये कवर्ड नहीं है। अच्छा, सियोन हैंडबुक में कवर्ड नहीं है, अरे वाह, ये नया इनपुट्स है क्या? हाँ सर, अभी अभी चाइना में बना है और ये नया इनपुट्स है, नए कैटेगरी का इनपुट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ और सियोन में उसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो मेंशन नहीं है, या फिर मेंशन होगा पर आप कुछ एक अलग एडिशनल प्रोसेसिंग मटेरियल उसके साथ यूज करना चाहते हो, यानी आप आपका इनपुट का सियोन है पर वो इनपुट के साथ और कुछ एडिशनल मटेरियल आप यूज करना चाहते हो, तो ऐसे केस में अगर आपका सियोन फिक्स नहीं होगा या फिर आप उसके साथ कोई एडिशनल मटेरियल यूज करना चाहते हो, तो फिर आपने एप्लीकेशन दे दिया आरए डीजीएफटी के पास, एडवांस डीजीएफटी की ब्रांच होती है आरए रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी कहेगी अच्छा ठीक है मैं सियोन नहीं फिक्स है आपका या आप एडिशनल मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑथराइजेशन आपकी फाइल में भेज देता हूँ या आपकी फाइल बंद हो गई, आपकी फाइल जो है मैं भेज देता हूँ नॉर्म्स कमेटी के पास। ओके, नॉर्म्स कमेटी ये आपने जितने इनपुट्स मांगे हैं उसके ऊपर अपना यहाँ पे एनालिसिस करेगी और नॉर्म्स कमेटी से अप्रूवल आने के बाद तुम्हें एडवांस ऑथराइजेशन दिया जाएगा। मतलब क्या, एक सिंपल बात बताओ, क्या अगर आपका सियोन फिक्स है हैंडबुक में तो आपको बहुत फास्ट आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है, लेकिन अगर आपको सियोन फिक्स नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या रेशियो आप यूज करने वाले हो, कितनी क्वांटिटी आप यूज करने वाले हो, फिर आरए जो है आपका ओके इनपुट रेशियो नॉर्म्स कमेटी के पास भेजेगा, नॉर्म्स कमेटी उसे अप्रूव करेगी वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, रीजनल अथॉरिटी में ऑल्सो इशू एडवांस ऑथराइजेशन वेयर देर इज नो सियोन और वैलिड एडॉक नॉर्म्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब जहां सियोन नहीं है या एडॉक नॉर्म्स नहीं है फॉर एक्सपोर्ट, एडॉक मतलब फिक्स रेशियो नहीं है, एडॉक मतलब फिक्स रेशियो नहीं है, और व्हेन सियोन और एडॉक नॉर्म्स हैव बीन नोटिफाइड पब्लिश्ड बट एक्सपोर्टर इंटेंड टू यूज एडिशनल इनपुट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो चलो ये देखो, तीन बातें याद रखना, सेल्फ डिक्लेरेशन पर आपको एडवांस ऑथराइजेशन कब मिलेगा, थोड़ा मेरे साथ और आज ही पढ़ लेना, क्योंकि अभी डेटा जो टेम्पररी मेमोरी में वो आपके परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करना, तो इसलिए आज ही पढ़ लेना बेटा। तो देखिए, पहला आइदर सियोन फिक्स नहीं है, सियोन या आप उसको दूसरा वर्ड कह सकते हो एडॉक नॉर्म्स, आई रिपीट सियोन कह सकते हो, दोनों वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आइदर सियोन लिखो, एडॉक यानी फिक्स नॉर्म्स रेशियो, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, या फिर वो फिक्स है लेकिन आप एडिशनल मटेरियल उसके साथ यूज करना चाहते हो, तो आप सेल्फ डिक्लेयर करें कि कितना आपको इनपुट्स लगेगा। Wastage so claim shall be subject to wastage norm as decided by norms committee. The applicant shall submit undertaking to abide by decision of norms committee. आपकी फाइल नॉर्म्स कमेटी के पास जाएगी और नॉर्म्स कमेटी आपका सियोन फिक्स अप्रूव करेगा प्लस उसका वेस्टेज भी अप्रूव करेगा, तो ये सेकंड बेस है। थर्ड, अप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन नॉर्म्स बाय नॉर्म्स कमेटी, ये वर्ड देखो, अप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन नॉर्म्स बाय नॉर्म्स कमेटी मतलब क्या, कुछ अप्लीकेंट ने अपने लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट रखा, आपका फॉर्म आया, सर मैं सियोन के हिसाब से नहीं चलना चाहता हूँ, मुझे इनपुट ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है इसलिए इनपुट ज़्यादा लगते हैं, तो मैं सियोन के हिसाब से नहीं चलना चाहता हूँ। तो उसने एक रिक्वेस्ट डाला है कि सर नॉर्म्स कमेटी मेरे फैक्ट्री पे आए, वो एक्चुअल देखे और मेरे लिए स्पेशली फिक्स करे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अप्लीकेंट के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे नॉर्म्स कमेटी जाती है और नॉर्म्स कमेटी फिर सियोन के हिसाब से नहीं, आप समझ लो एक यूनिट बनाने को इसके 15 इनपुट्स लग रहे हैं, 15 इनपुट्स लग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक यूनिट बनाने को अगर 15 इनपुट्स लग रहे हैं बेटा, तो वो 50 इसके लिए अलग से प्रायर नॉर्म्स फिक्स करेगी नॉर्म्स कमेटी और उसके बेस पे एडवांस ऑथराइजेशन दिया जाएगा। और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम, इसको ऐसा बॉक्स करो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। अब देखो ये क्या कहते हैं, वेयर देयर इज नो सियोन और वैलिड नॉर्म्स। अब देखो ये दोनों में क्या फर्क है मैं समझा देता हूं, सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपकी फाइल, हिंदी में लिख देना साइड में, सेल्फ डिक्लेरेशन में आपकी फाइल किधर जाती है, तो वो जाती है नॉर्म्स कमेटी के पास और वहां से आपका सियोन अप्रूव होकर आता है। नाउ
सेल्फ रेटिफिकेशन में आपकी फाइल जो है नॉर्म्स कमेटी के पास नहीं जाती है, आपने जो डिक्लेयर कर दिया वही एक्सेप्ट हो जाता है। क्या बात है सर, हमने जो डिक्लेयर कर दिया वही एक्सेप्ट हो जाता है? हाँ, आपने जो डिक्लेयर कर दिया वही एक्सेप्ट हो जाता है। देखो, जैसे वेयर नो सियोन और वैलिड एडॉक नॉर्म्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और वेयर सियोन हैज बीन नोटिफाइड बट एक्सपोर्टर इंटेंड टू यूज एडिशनल इनपुट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, एलिजिबल एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन and on self declaration and self ratification basis। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ रैटिफिकेशन यहाँ हिंदी में लिख लेना कि यहाँ नॉर्म्स कमेटी सियोन नहीं फिक्स करेगी, आपका ही डिक्लेयर किया हुआ रेटिफाई हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, वो पुष्टि हो जाएगी। हिंदी में कहे तो आपकी ही डिक्लेरेशन की पुष्टि हो जाएगी, आपको नॉर्म्स कमेटी से पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आरए में इशू एडवांस ऑथराइजेशन एंड सच केसेस नीड नॉट टू रेफर नॉर्म्स कमेटी फॉर रेटिफिकेशन नॉर्म्स। ओके, तो वो नॉर्म्स कमेटी के पास नहीं जाएगा, आपने जो डिक्लेयर कर दिया ओके वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये जनरली 3 स्टार जो स्टेटस होल्डर है उनको मिलता है। 3 स्टार स्टेटस होल्डर, बड़े 4 स्टार स्टेटस होल्डर, 5 स्टार स्टेटस होल्डर, तो उनको परेशान नहीं करते, छोड़ भाई तू जो बोलेगा हम उस पर यहाँ पे ट्रस्ट कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, आगे बढ़। ओके, तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम है। तो एडवांस ऑथराइजेशन 4 बेसिस पे मिलता है। चलो कम ऑन, कौन से 4 बेसिस पे? आपका आइदर सियोन फिक्स हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ऐसे बहुत से इनपुट्स होते हैं कि जिसका सियोन फिक्स नहीं है या वो एडिशनल इनपुट्स यूज करना चाहते हैं, तो वो केस में सेल्फ डिक्लेरेशन पर नॉर्म्स कमेटी से यहाँ पे रेटिफिकेशन होगा, पुष्टि होगी, उसके बाद में स्पेसिफिक आपके लिए भी फिक्स किया जा सकता है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ रेटिफिकेशन के बेसिस पे भी आपका सियोन फिक्स हो सकता है। तो ये 4 बेसिस है एडवांस ऑथराइजेशन देने के। बताइए समझा कि नहीं समझा? बोलिए बेटा, समझा कि नहीं समझा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे दोस्तों, समझाया नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। ख्याल रहे, एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब क्या? भाई जिसने इनपुट्स लाए हैं वही यूज करेगा, वो अपने इनपुट्स किसी और को नहीं दे सकता। तूने अगर हमें कहा है कि तुझे यहाँ पे 2 lakhs क्वांटिटी चाहिए एडवांस ऑथराइजेशन में, और हमने तुझे 2 lakhs क्वांटिटी परमिट कर दी विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो तुझ यूज करेगा, तू ही यूज करेगा, तू ही रे और दूसरा कोई ना रे। ओके, तो उसको कहते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन। एडवांस ऑथराइजेशन एंड और मटेरियल इंपोर्टेड देयर अंडर विल बी विथ एक्चुअल यूजर कंडीशन। ओके, एक्चुअल यूजर कंडीशन है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। अब ये नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, थोड़ा समझ लो। ये नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, समझ लो। आपने आपके जो भी फिनिश गुड्स है उसका ईओ आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लिया 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, और इसके लिए आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया 2 लाख यूनिट्स का, कि आपको ये एक्सपोर्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 2 लाख यूनिट्स के चाहिए, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 60 करोड़ से, जिसकी वैल्यू 60 करोड़ से। मतलब आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं मेरे पास 200 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है, 200 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसके लिए मुझे रॉ मटेरियल लगने वाला है, और वो जो रॉ मटेरियल मुझे लगने वाला है ये 2 लाख यूनिट्स लगने वाले हैं जो 60 करोड़ के हैं। चलो, आपको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया विदाउट ड्यूटी। अब क्या हुआ कि आपका काम 1,80,000 यूनिट्स में ही हो गया, यानी 200 करोड़, क्योंकि इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई, इसलिए आपको 200 करोड़ का ऑब्लिगेशन ईओ कंप्लीट करने के लिए आपने 1,80,000 यूनिट्स ही यूज किए, ये यूज किए। अब आपके अभी भी 20,000 यूनिट्स लाना बाकी है। सुनो, 20,000 यूनिट्स लाना बाकी है।
आप 200 यूनिट्स आपको, सॉरी 2 लाख यूनिट्स आपको टोटल इंपोर्ट करने हैं, और ये टोटल इंपोर्ट करने हैं 12 मंथ्स में। ओके, 12 मंथ्स में आपको 2 लाख यूनिट्स इंपोर्ट करने हैं। अब ये 2 लाख यूनिट्स जो आपको इंपोर्ट करने हैं, उसमें से 1,80,000 आप इंपोर्ट कर चुके थे, यूज भी कर चुके थे। अब कितना इंपोर्ट करना बाकी रह गया? तो आपका 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स जो आपके पास परमिशन पड़ी हुई है, ओके, विदाउट ड्यूटी की, तो ये परमिशन 20,000 यूनिट्स की आपके पास पड़ी हुई है। तो अब आप बड़े खुश थे, चलो मैंने तो ईओ कंप्लीट कर दिया, यस 1,80,000 यूनिट्स में कंप्लीट कर दिया, अभी भी मैं 20,000 यूनिट्स की परमिशन मेरे पास पड़ी हुई है। तो क्या आप किसी और को ये बेच सकते हैं? नहीं, ये एक्चुअल यूजर कंडीशन है, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, ये आप आइदर ये 20,000 आप ला चुके हो स्टॉक में तो वापस कर दो, ओके, या फिर इससे एक्सपोर्ट गुड्स ही बनाओ, एडिशनल एक्सपोर्ट गुड्स बनाओ, लेकिन आप ही एक्चुअल यूजर कंडीशन में एक्सपोर्ट गुड्स बनाओगे और आप ही एक्सपोर्ट करोगे, किसी और को आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई क्या बात समझ में आपके? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था नॉन ट्रांसफरेबल। दूसरा डिस्पोजल, हाउएवर authorization holder will have option to dispose of product manufactured out of duty free inputs once the export obligation is completed। हाँ, अब वो क्या कहते हैं, ये यूनिट देखो, एक तो आप ये दो बातें हो सकती है, यूनिट आप इंपोर्ट कर चुके हैं, इंपोर्टेड, और स्टिल टू बी इंपोर्टेड, स्टिल टू बी इंपोर्टेड, इंपोर्ट करना बाकी है। तो इंपोर्ट करना बाकी है तो फिर छोड़ो ना, इंपोर्ट ही मत करो, पर आप किसी और को नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर चुके हो तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? क्या ये ट्रांसफर हो सकता है किसी को? नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एक्चुअल यूजर कंडीशन है, नहीं। तो फिर ये वो क्या कहते हैं, ये 20,000 का रॉ मटेरियल है, इससे आप फिनिश गुड्स बनाओ, आपको फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। कमन कमन कमन, आपको फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, और आपका ईओ कंप्लीट हुआ होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में आप सेल कर सकते हो, इसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हो, और जो टैक्सेस है वो टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो आप डिस्पोज कर सकते हो आपका ईओ कंप्लीट करने के बाद, पर जो डोमेस्टिक मार्केट के टैक्सेस है फिनिश गुड्स के, वो दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर नहीं अलाउ किया है, पर उससे गुड्स मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक मार्केट में उसका फ्री अलाउंसेस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अभी तो मैं समझा रहा हूं, आपको समझ भी जाएगा, लेकिन मुझे पता है एफटीपी का नेचर ऐसा है कि गैप पड़ा कि भूल जाते हो, इसलिए मैंने मेरे लेक्चर यूट्यूब पे फ्री डाले हुए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई कंसेप्ट भूल जाओगे तो आप जो है थोड़ा स्पीड में वो देख लेना, तो आपको आसानी होगी। ओके, फटाफट देख लेना यूट्यूब पे, यहाँ पे ओपन लेक्चर है, फ्री मतलब ओपन लेक्चर है, आप कभी भी बाद में रिवीजन पर्पस के हिसाब से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्पोजल अलाउड है। और वेस्ट और स्क्रैप अराइजिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज अलाउड कैन बी डिस्पोज ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल ड्यूटी इवन बिफोर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अगर कोई ये रॉ मटेरियल से वेस्ट निकला होगा तो आप वेस्ट डिस्पोज कर सकते हो, इंडिया में डिस्पोज कर सकते हो, पर उसके ऊपर फिर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो देखो पॉलिसी क्या है, आप बचा हुआ इनपुट्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इवन दो आपने ईओ कंप्लीट कर दिया। ईओ कंप्लीट होने के बाद वो जो बचा हुआ इनपुट्स है उससे गुड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और इंडिया में फाइनल प्रोडक्ट आप डिस्पोज कर सकते हो। और वेस्ट अगर कोई बचता है तो वो वेस्ट को डिस्पोज करना है तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। नो नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन टारगेट। वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और भाई ये स्कीम जिसको चाहिए, जैसा नवीन है, नवीन तुझे ये स्कीम चाहिए, हाँ तो देख भाई ये स्कीम मैं दे रहा हूं, पर तुझे 15% का वैल्यू एडिशन या उसके ऊपर रखना पड़ेगा। अगर तेरा वैल्यू एडिशन 15% के नीचे गया तो हम ये स्कीम निकाल लेंगे और तुझे पूरा इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू एडिशन जो तुझे मेंटेन करना है वो 15%, यानी यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाय b इंटू 100, आई रिपीट a माइनस बी डिवाइडेड बाय b इंटू 100, ये तुझे 15% या उसके ऊपर मेंटेन रखना है, तो ही तुझे यहाँ पे, यानी तेरी एक्सपोर्ट वैल्यू उससे ज़्यादा रखनी है तो ही तुझे इंपोर्ट अलाउ करेंगे, अदरवाइज विड्रॉ करके तेरे से कस्टम ड्यूटी ले लेंगे।
except physical export for which payment are not received in freely convertible currency and some other specified export product. हाँ, ये 15% का वैल्यू एडिशन दिया है, पर उसके कुछ एक्सेप्शन है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. जो आप कुछ फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसका पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में नहीं आएगा, आपको अलाउ किया है, तो वो एक्सक्लूड होगा और कुछ प्रोडक्ट इससे एक्सक्लूड हो गए. टी होगा तो मिनिमम वैल्यू एडिशन 50% है. तो ये एक्सेप्शन वाला इतना ध्यान मत रखना, आप सिर्फ इतना याद रखो 15% वैल्यू एडिशन है ये स्कीम में, और टी होगा तो 50% का वैल्यू एडिशन है. एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड imported input CIF value 30 lakhs, determine export value of final product to achieve minimum value addition under AA scheme, assume no other inputs are available. तो भाई 15% मिनिमम आपको रखना है. तो अगर आपका इंपोर्ट वैल्यू 30 lakhs है तो आपको उसमें 15% ऐड कर दो तो 34,50,000 आपको एक्सपोर्ट वैल्यू मिनिमम से मिनिमम आपको रखना है. ठीक है, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया, बाकी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनर्स के. चलिए डन. सॉरी बेटा, गड़बड़ हो रही है. चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ इनपुट्स. तो एक सवाल आ जाता है कि सर ये तो आपने जो भी पॉलिसी बताई ये इंपोर्टेड गुड्स की पॉलिसी बताई, बिल्कुल इंपोर्टेड गुड्स की पॉलिसी है. तो सर ये बताइए कि जो डोमेस्टिक मार्केट से इनपुट्स रहेंगे, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है स्क्रीन में. तो सर ये बताइए कि क्या मैं डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स ले सकता हूँ विदाउट टैक्स? इंपोर्ट तो क्लियर हो गया, पर एडवांस ऑथराइजेशन में डोमेस्टिक मार्केट से ले सकता हूँ क्या? तो मैं आपको कह दूँ, जहाँ तक जीएसटी की पॉलिसी है, तो अगर आपको डीम एक्सपोर्ट याद होगा रिफंड चैप्टर में, तो अगर आप ऐसे बंदे को सप्लाई कर रहे हो जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, मतलब आप डोमेस्टिक मार्केट में हो, और ऐसे बंदे को सप्लाई कर रहे हो जिसका डोमेस्टिक जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो उसे डीम एक्सपोर्ट माना जाता है. आइदर आपको रिफंड मिल जाता है जीएसटी का या उसको रिफंड मिल जाता है, दोनों को अप्लाइड है. आप जीएसटी एक बार पढ़िएगा, ठीक है. जहां तक एक्साइज की बात है, बाकी इसकी बात है तो पढ़ते हैं. होल्डर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन हैज एन ऑप्शन टू प्रोक्योर मटेरियल इनपुट्स फ्रॉम इंडिजिनियस मार्केट और एसटी इन लिeu ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर, इनवैलिडेशन लेटर, बैक ऑफ इनलाइन लेटर ऑफ क्रेडिट. However, advance authorization holder may obtain supplies from EOU, ESTP, STP without obtaining ARO. ठीक है, आपको अगर इंडिजिनियस मार्केट से गुड्स लेना है, एक्साइजेबल गुड्स लेना है समझ लो, या जीएसटी वाले गुड्स लेना है, या एसटी से गुड्स लेना है, तो आपके पास एआरओ ऑर्डर चाहिए या इनवैलिडेशन लेटर चाहिए, जो आपको आरए से मिलेगा, रीजनल अथॉरिटी से मिलेगा. उस लेटर पे आप डोमेस्टिक गुड्स विदाउट टैक्स ले सकते हो. लेकिन अगर आप ईओयू, ईएसटीपी, बीटीपी, एसटीपी, एसईजेड इन यूनिट से खरीद रहे हो, ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईएसटीपी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, या एसईजेड यूनिट से ले रहे हो, तो वो केस में एआरओ की कोई ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन. एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इश्यूड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑल्सो. मतलब क्या, अब समझ लो ये हर ट्रांजेक्शन पे, अब भाई ये महीने में मेरे पास 200 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मैंने एडवांस ऑथराइजेशन लिया, अगले महीने में मेरे पास 300 करोड़ का ऑर्डर है, एडवांस ऑथराइजेशन लिया. तो बार बार एडवांस ऑथराइजेशन लेने के बजाय आप पूरा एनुअली एडवांस ऑथराइजेशन भी ले सकते हो, पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन भी ले सकते हो. तो देखो, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इश्यूड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑल्सो. आपको पूरे साल का बता दो कितना चाहिए, और आप तो पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन आपको मिल सकता है. एनुअल ए लिमिट एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शैल बी हायर ऑफ 1 करोड़ और 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और एफओआर इन केस ऑफ डीम एक्सपोर्ट.
इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आपको एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए तो 1 करोड़, हायर ऑफ 1 करोड़ या 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसका 300% या 1 करोड़, विच एवर इज हायर, आपको इतना इनपुट लाने दिया जाएगा सीआई वैल्यू तक, इतना इनपुट सीआई वैल्यू पर लाने दिया जाएगा। आपको एनुअली इतना मिल सकता है, पर सब्जेक्ट टू योर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट टू योर एक्सपोर्ट ऑर्डर, आरए डिसाइड करेगा कि कितना देना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। क्राइटेरिया, एक्सपोर्ट हैविंग पास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, पर ये सबको नहीं दिया जाएगा। आप ओके कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट करते हो और आप इस बार भी एक्सपोर्ट करोगे तो एनुअल आपको दिया जाएगा। एटलीस्ट प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब पास आपका परफॉर्मेंस किसके बेस पे देखा जाएगा, तो एटलीस्ट पिछले 2 साल से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। shall be entitled for advance authorization for annual requirement. Eligibility, authorization for annual requirement shall be issued only where SION और एडॉक नॉर्म, सियॉन और एडॉक नॉर्म एक ही है, एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा और उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिसका सियॉन फिक्स है। अगर आपका सियॉन फिक्स नहीं है तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी और जीएसटी सेस, तो जैसे हमारी बात हुई है एसरी 3739 ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, ये 2021 कर दो यहाँ पे और इसको और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो डोंट वरी, ये हमारा हो गया है। एडमिसिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक, सर अगर मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन है, एडमिसिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक देखो सर, अगर मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन है पर कोई एग्जिस्टिंग इंपोर्टेड मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है जिसका कस्टम ड्यूटी मैं पे कर चुका हूं, तो ठीक है, मैं कुछ इनपुट्स तो एडवांस ऑथराइजेशन में ला रहा हूं, लेकिन एग्जिस्टिंग इनपुट्स ऐसे यूज कर रहा हूं जिसके ऊपर मैं कस्टम ड्यूटी पे कर चुका हूं, तो सर ये बताइए कि उसका ड्रॉबैक मुझे मिलेगा क्या? यस, बिल्कुल मिलेगा, उसका भी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। उसके बाद में कंडीशन फॉर रीडीमिंग ऑथराइजेशन, अगर किसी वजह से आपका ऑथराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी सी में रखा, याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी वजह से आपका एडवांस ऑथराइजेशन निकाल लिया गया और आपको फिर से लेना है, बहाल करना है, आपको लेना है, तो क्या कंडीशन है, मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ। Wherever SION permit use of either generic inputs or alternative inputs, unless the name of specific inputs together with quantity which has been used in manufacturing of export product get indicated, endorsed in the relevant shipping bill, and these inputs so endorsed within quantity specified and match the description of relevant bill of entry, the concerned authorization will not be redeemed. मतलब आप जेनेरिक इनपुट्स, जेनेरिक मतलब जो फिजिकली दिख रहे हैं, या अल्टरनेटिव इनपुट जो फिजिकली दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे पर आपको अलाउ किया है, तो जेनेरिक इनपुट जिसका सियॉन फिक्स है, फिजिकली दिख रहा है। अल्टरनेटिव इनपुट्स मतलब जिसका सियॉन फिक्स नहीं है, जिसका सियॉन, उसका ऐसा याद रखो, जेनेरिक मतलब जिसका सियॉन फिक्स है और अल्टरनेटिव मतलब जिसका सियॉन नहीं है। अगर वो इनपुट्स यूज कर रहे हो आप, तो वो जितना आपने बिल ऑफ एंट्री, क्योंकि पहले इंपोर्ट किया होगा, तो जितना बिल ऑफ एंट्री में दिखा है वो आपके शिपिंग बिल में जो एक्सपोर्ट दिखा रहे हो उसके साथ मैच होना चाहिए, तो आपको एडवांस ऑथराइजेशन जो आपका कोई रीजन की वजह से निकाला गया होगा तो वापस कर दिया जाएगा। Further, quantity of inputs to be allowed under advance authorization shall be in proportionate to quantity of inputs actually used consumed in the production. If goods are imported against advance authorization but export obligation is not fulfilled, ये वाली लाइन ऐड करना, if export obligation is not fulfilled, duty and interest payable, ख्याल रहे आपने एडवांस ऑथराइजेशन में इनपुट तो ले लिया, ये लाइन अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट पैरा, ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आपको ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट दोनों भी देना पड़ेगा। अफोरसेड प्रोविजन विल आल्सो एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज टू एसईजेड एंड सप्लाइड मेट्स अंडर डीम एक्सपोर्ट, ठीक है। चलो, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एडवांस ऑथराइजेशन, पहली स्कीम खत्म हुई। ओके, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन में हमने क्या क्या देखा। यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में हमने जो है यहाँ कस्टम ड्यूटी से बेनिफिट मिलेगा, डीम एक्सपोर्ट अगर ये 3 लोगों कर रहे तो बेनिफिट्स मिलेगा, तो सभी कस्टम ड्यूटी से बेनिफिट है, एक्सेप्ट एसरी 3739 से बेनिफिट है, एक्सेप्ट जो है बेटा यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल 12 महीने के अंदर इंपोर्ट करना है,
डीम एक्सपोर्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड या 12 महीना, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 18 महीने में कंप्लीट करना है, रियलाइजेशन आपका फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आना चाहिए, कौन से गुड्स अलाउड है जो फिजिकली दिखते हैं, फ्यूल कैटलिस्ट जो कंज्यूम होते हैं, और यहाँ पे स्पेस आपको 10% तक अलाउड है, कौन से गुड्स अलाउड नहीं है एडवांस ऑथराइजेशन में, प्रोहिबिटेड गुड्स, एनर्जी या स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। नौ या मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट कर रहा है या मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड विथ मैन्युफैक्चरर उनको मिलेगा, जो वो फिजिकली एक्सपोर्ट करेंगे या एज ए इंटरमीडिएट गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे या डीम एक्सपोर्ट करेंगे या फिर यहाँ पे एज ए स्टोर सप्लाई करेंगे। एडवांस ऑथराइजेशन देते वक्त 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा, आपका सियोन के बेस पे मिलेगा, या फिर सियोन नहीं होगा या एडिशनल मटेरियल होगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन सब्जेक्ट टू यहाँ पे नॉर्म्स कमेटी, या आपके लिए प्रीफिक्स किया जाएगा, या आप यहाँ पे स्टार होल्डर्स हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भी मिल जाएगा। उसके बाद में आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपके पास इनपुट्स बचा होगा तो मैन्युफैक्चर करके डिस्पोज कर सकते हो, और वेस्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको उसकी ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपको इस स्कीम में मिनिमम 15% का वैल्यू एडिशन रखना है, और टी होगा तो 50% का वैल्यू एडिशन रखना है। डोमेस्टिक इनपुट्स ले सकते हो पर उसके लिए आपको एआरओ लेना पड़ेगा। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन भी आपको मिल सकता है अगर आपका पास परफॉर्मेंस है एटलीस्ट 2 साल का, 1 करोड़ या 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स का आपको मिल जाएगा। पर ये उसी केस में मिलेगा जिसका सियोन फिक्स किया गया है। उसके बाद में आपको एसडी 3739 नहीं लगेगा, एग्जम्पशन है उसके ऊपर। ड्रॉबैक अगर कोई आप इसमें एग्जिस्टिंग इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करते हो तो ड्रॉबैक भी मिलेगा। और रिडीम कब किया जाएगा, किसी रीज़न की वजह से आपका कैंसिल होगा तो ऐसे केस में जो आप जेनेरिक इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, अल्टरनेटिव इनपुट्स कर रहे हो, तो आपकी बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल अगर क्वांटिटी मैच होती है तो वापस वो आपको ऑथराइजेशन स्कीम मिलेगी। दूसरा, अगर आपने फुलफिल नहीं किया एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा और आपसे ड्यूटी भी कवर कर ली जाएगी। तो ये था बेटा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। पहले तो बताओ सबको अच्छे से समझाया नहीं समझा? पहले तो बताओ सबको अच्छे से समझाया नहीं समझा? बोलो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे दूसरी स्कीम लूँगा और डीएफआई है, लगभग सेम है, कंडीशंस भी वही है, सिर्फ डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे भी इंपोर्ट अलाउड है विदाउट ड्यूटी, पर स्पेशली ये स्कीम तब यूज़ होती है जब आपके पास ऑलरेडी ईओ नहीं है, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, पर आप कंफर्म हो कि आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाएगी और आप उसके लिए रॉ मटेरियल लाने चाहते हो। तो एडवांस ऑथराइजेशन में और इसमें क्या फ़र्क है? एडवांस ऑथराइजेशन में आपके पास ईओ होना ज़रूरी है, ये केस में ईओ आपका बाद में भी आपने फुलफिल किया तो भी चलेगा, आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करके इंपोर्ट पहले कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, इसमें आप इनपुट्स ला सकते हो। फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। Goods imported are only exempt from basic custom duty. Important difference. IGST will be payable on import. Very important. मतलब यहाँ पे बेनिफिट आपको सिर्फ BCD से है ये स्कीम में, बाकी सब ड्यूटी लगेगी। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ओनली BCD से है, बाकी आपको SC 3739 वगैरह सब लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी सब लगेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रोविजन अप्लीकेबल टू एडवांस ऑथराइजेशंस आर ब्रॉडली अप्लीकेबल। कौन से एलिजिबल गुड्स है तो देखो, इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड, फ्यूल, ऑयल और कैटलिस्ट, इतना ही अलाउड है। DFI स्कीम, इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, ऑयल और कैटलिस्ट। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सॉरी डिफरेंस देख लेना। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में आपको फिजिकली जो इंपोर्ट होता है वो भी अलाउड था, फ्यूल भी अलाउड था, ऑयल भी अलाउड था और कैटलिस्ट भी अलाउड था। लेकिन अगर आप DFI स्कीम में हो तो इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, यहाँ ये शर्त नहीं है कि फिजिकली दिखना चाहिए, बस आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। ऑयल अलाउड है, कैटलिस्ट अलाउड है, पर अगर आप देखोगे
तो फ्यूल कैन नॉट बी अलाउड, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, फ्यूल अलाउड नहीं है डीएफआई स्कीम में। चलिए नेक्स्ट देखो, सियोन फॉर डीएफआई, द ऑथराइजेशन शैल बी इश्यूड ओनली फॉर प्रोडक्ट फॉर विच सियोन आर नोटिफाइड। नेक्स्ट डिफरेंट, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, वो सियोन नहीं भी होगा तो भी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड रेटिफिकेशन बेसिस पे आपको दिया जाता है बाय आरए। लेकिन डीएफआई स्कीम आपको तभी दी जाती है जिसका सियोन फिक्स किया हुआ है, और डीएफआई शैल बी इश्यूड, आपका एक्सपोर्ट मतलब डीएफआई जो है प्री एक्सपोर्ट या पोस्ट एक्सपोर्ट दोनों केस में यहाँ पे इश्यू होता है। जनरली ये पोस्ट एक्सपोर्ट के केस में ही इश्यू होता है। पोस्ट एक्सपोर्ट मतलब आप डिपार्टमेंट को ये कह रहे हो, डीजीएफटी को ये कह रहे हो, आरए को ये कह रहे हो कि मैं कसम खाता हूँ कि एक्सपोर्ट करूँगा, मेरे पास अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप मेरा पास परफॉर्मेंस देखो, मुझे इंपोर्ट करने दो, इंपोर्ट के बाद मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये पोस्ट एक्सपोर्ट के केस में भी आपको मिलता है। प्री एक्सपोर्ट के केस में कभी कभी आपको, मतलब क्या, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, पुराना आपने एक्सपोर्ट किया, और पुराने एक्सपोर्ट के बेस पे आप आगे आगे इंपोर्टेड मटेरियल ला सकते हो। तो यहाँ प्री एक्सपोर्ट मतलब आपने पहले एक्सपोर्ट करके दिखाया कि देखो मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, अब तो मुझे इनपुट लाने दो, तो वो केस में आपको मिल जाएगा। और पोस्ट एक्सपोर्ट मतलब आप कह रहे हो कि सर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे इनपुट लाने दो। दोनों अप्रोच में फर्क है कि पहले कुछ करके दिखाया, बाद में आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया क्योंकि आपको और इंपोर्टेड मटेरियल चाहिए, तो आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया, सॉरी एडवांस नहीं, डीएफआई लिया, तो मिल जाएगा, प्री एक्सपोर्ट के लिए भी मिलेगा। और पोस्ट एक्सपोर्ट मतलब आपने अभी तक करके नहीं दिखाया, पर आपका पास परफॉर्मेंस ये कहता है कि यस आप कुछ करके दिखाने वाले हो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे no DFI for actual user inputs. No DFI shall be issued for export product when SION prescribe actual user condition for any inputs. No doubt actual user condition लगेगा। नीचे देखो फटाफट, applicant shall file an application to RA, आपको application देना पड़ेगा RA के पास before starting export under DFI. एक्सपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 months, 12 महीने में एक्सपोर्ट कंप्लीट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ फाइल नंबर। वाइल डूइंग द एक्सपोर्ट सप्लाई एप्लीकेंट शैल इंडिकेट द फाइल नंबर एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। नो डीएफआई फॉर एक्चुअल यूजर कंडीशन इनपुट्स, इंपॉर्टेंट। नो डीएफआई शैल बी इशूड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वेयर सियोन प्रिस्क्राइब एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर एनी इनपुट्स। मतलब आपके सियोन बुक में लिखा है कि आपको ही यूज करना है, तो ऐसे केस में अगर एक्चुअल यूजर कंडीशन होगा, इंपॉर्टेंट, एक्चुअल यूजर कंडीशन होगा तो फिर आपको डीएफआई नहीं मिलेगा। यानी ओके, ख्याल रहे, थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो। अगर सियोन बुक आपने निकाला और सियोन बुक में लिखा है कि यहाँ जिसने इंपोर्ट किया उसको ही यूज करना पड़ेगा, ये कंडीशन है कि जिसने इंपोर्ट किया उसको ही यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपको डीएफआई नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि आपको एडवांस ऑथराइजेशन जो है, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन में एक्सपोर्ट ऑर्डर है और एक्चुअल यूजर कंडीशन है, तो वो एक्चुअल यूजर कंडीशन में मिल जाता है। लेकिन डीएफआई में अगर आप सियोन बुक में ये लिखा हुआ है कि ये इनपुट्स वही यूज करेगा जो एक्सपोर्ट करने वाला है, तो फिर उसको डीएफआई नहीं मिलेगा, उसको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या ड्रॉबैक स्कीम में ही जाना पड़ेगा। कंडीशन फॉर रिडीमिंग ऑथराइजेशन, ये वैसा ही है जो हमने ऊपर देखा था। ये स्क्रैच कर देना, ये रिपीट हुआ है, ये स्क्रैच कर देना बेटा, ये रिपीट हुआ है। कंडीशन फॉर रिडीमिंग ऑथराइजेशन, वही आपको मैचिंग करना पड़ेगा अगर रिडीम करना है तो। ट्रांसफरेबिलिटी इंपॉर्टेंट, ये देखो क्या कहता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रिक्वेस्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ ट्रांसफरेबल डीएफआई में बी मेड टू आरए। हाँ, यहाँ पे और एक डिफरेंस बताता हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक बचता है इनपुट का और आपने ईओ कंप्लीट कर दिया, पैसा आ गया, तो आप जो है ये स्टॉक किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। डीएफआई में ये स्टॉक किसी और, जैसे 20,000 इनपुट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में।
ठीक है, इसलिए सॉरी डीएफआई स्कीम में, तो डीएफआई स्कीम उसको ही मिलती है जहां एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं है। सुनो, क्योंकि यहां ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है, और ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड होने की वजह से ये स्कीम उनको ही मिलती है जहां एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो है 12 महीने के पीरियड में, तो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, या 6 मंथ्स और एडिशनल टाइम अलाउड बाय आरबीआई फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन विच एवर इज लेटर, यानी एक्सपोर्ट होने के बाद 12 महीने के अंदर बचा हुआ स्टॉक आप ट्रांसफर कर सकते हो, या पैसा मिलने के बाद 6 महीने के अंदर आप बचा हुआ स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो। आरए शैल इश्यू अ ट्रांसफरेबल डीएफआई विथ वैलिडिटी ऑफ 12 मंथ्स। ओके, नो डाउट, जब आपको डीएफआई मिलता है तो ये मिलता है कि आपका बचा हुआ इनपुट्स किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद और उसका पैसा मिलने के बाद। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन नो डाउट फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होना चाहिए। डोमेस्टिक इनपुट्स आप रिसोर्स कर सकते हो, जिसके लिए एआरओ आपको लेना पड़ेगा, या वैल्यू एडिशन का टारगेट 20% है, ख्याल रहे, या 20% का टारगेट दिया गया है। ड्रॉबैक आपको मिलेगा, उसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। मैंने यहाँ डिफरेंस दिया है बेटा, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई स्कीम, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई स्कीम। आप आज ये यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, आप ये पढ़ना, ये डिफरेंस पढ़ना, नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज करके दूंगा, आप आज एक बार पढ़ो, ठीक है, मेरे साथ। डन। चलो, तो आज यहीं रुकते हैं, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।